हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कम्युनिटी। आई होप दैट यू आर डूइंग फाइन एंड हैप्पी। साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। अभी जो है हम विजन आईएएस 365 की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है मैगजीन के अकॉर्डिंग ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं दिसंबर तक के। उसके बाद के हमको कवर करना है। उसके साथ ही हम इन्वायरमेंट की सीरीज अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके हमने 4 पार्ट्स किए हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अभी हम इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स के हमारे चारों मेजर सेगमेंट हैं, हम इनको पैरेलल कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हमारे सामने जो इकोनॉमी सेगमेंट में पार्ट फर्स्ट है इसका, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि समृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन। इसके अंतर्गत पहला जो खंड है यहाँ पर समृद्धि और विकास के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धित में अंतराल को लेकर पहला आर्टिकल आया हुआ है। चूंकि हमने इस आर्टिकल को, ये जो आया है, इसको काफ़ी अच्छे से मैगजीन वाली वीडियोस में कवर कर लिया है, तो मैं आपसे कहूँ कि आप पहले उसको कवर कर लें। हम यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं और इसके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हरित जीडीपी यानी कि ग्रीन जीडीपी के ऊपर एक आर्टिकल है। न्यूज़ ये है भाई कि रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन रिपोर्ट में जारी की है और उसमें बताया है कि भाई पारंपरिक जीडीपी की तुलना में हरित जीडीपी तेजी से वृद्धि कर रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हरित जीडीपी का कॉन्सेप्ट कैसे आया और इसमें हम किस तरीके से इसको समायोजित करके हमारी जो पारंपरिक जीडीपी उससे हम निकालते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस लाइन का असल मतलब क्या है। तो हरित जीडीपी ये जो कॉन्सेप्ट है, देखिए समय के साथ कोई भी सब्जेक्ट है उसमें नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, नई नई जो चुनौतियों के हिसाब से और नई नई जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। तो जब ये क्लाइमेट चेंज की समस्या आई तो इसको बढ़ते बढ़ते हमने जो पारंपरिक जो हमारा जीडीपी होता है, वस्तुओं सेवाओं का अंतिम जो मूल्य होता है, उससे से हमने जो है 1993 में ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट निकल के आया, हरित जीडीपी का कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी जो अर्थव्यवस्था में एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पर जो पर्यावरणीय क्षरण होता है, प्राकृतिक संसाधनों का जो ह्रास होता है और संसाधनों और पर्यावरण की हम किस प्रकार से बचत करते हैं, तो इन जो फैक्टर को भी हम कंसीडर करते हैं। और वास्तविकता में इसको कैसे हम निकालते हैं, जो हमारी जो पारंपरिक जो जीडीपी होती है उसमें से हम जो कार्बन एमिशन की जो कॉस्ट है, क्योंकि जो भी हम CO2 वगैरह उत्सर्जन कर रहे हैं तो उसको हटाने के लिए जो कॉस्ट आएगा या उसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट है, और जो भी हमने संसाधनों का उपयोग किया है जो पारंपरिक जीडीपी में, उसमें जो हमारी अपशिष्ट सृजन की अवसर लागत है, यानी कि अगर देखिए हमने कोयले से एनर्जी बनाई तो उसकी तुलना में अगर हम दूसरा कोई विकल्प अपनाते तो उसकी हमारी क्या कॉस्ट बेनिफिट हो सकता था, वो चीज़ हो जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में अवसर लागत। यानी कि किसी एक विकल्प के कंपेरिजन में किसी दूसरे विकल्प को चुनने की जो लागत होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। तो वो जो लागत है, फिर प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी हुई है, इनको समायोजित करके हम जीडीपी निकालते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, आप मान के चलिए कि 2020 में हमारे देश की जीडीपी रही होगी 100 रुपया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, 100 रुपये रही होगी। उसके बाद अगर 2021 में जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी की हम बात करें अभी, और 2021 में 110 हो जाती, तो हम बोलेंगे कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 10% रही है। अब अगर हम लास्ट ईयर वाले में क्या है कि अगर हम 10 रुपये उसमें माइनस कर दें कि हमने वहाँ पे इन्हें जो कार्बन उत्सर्जन लागत है, अपशिष्ट सृजन की जो अवसर लागत है, या और भी जो प्राकृतिक संसाधनों की जो क्षति हुई है, उसको हमने 10 रुपये माइनस कर दिया, तो लास्ट ईयर 2020 में जो जीडीपी निकलेगी वो हमारी 90 रुपये निकलेगी। अब अगर हम 2022 में देखें, अब हो क्या रहा हमारे देश में कि हम लगातार जो है ग्रीन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा जो पैदा करने के साधन थे, जैसे पहले कोल बेस्ड ज़्यादा था, तो उसकी जगह हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, बायोडीजल को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये अगर हमने संसाधन अपनाते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि 110 2021 में जो जीडीपी निकल के आई है उसमें से फिर मान के चलिए कि हमारी, चूंकि हमने ये उपाय अपनाए, तो हमारी जो पर्यावरण की जो लॉस हुआ है वो 9 रुपये होता है। तो 110 में से आप 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर फिर जो ग्रीन जीडीपी है वो लास्ट ईयर 90 के कंपैरिजन में 101 रुपये निकल के आएगी। ये अराउंड, यानी कि जो नॉर्मल जीडीपी में, जो पारंपरिक जीडीपी में वृद्धि तो 10% थी, अब यहाँ पर 90 से आप 11 की बढ़ोतरी हुई है और 90 को बेस मानेंगे तो ये अराउंड 12.22% जाएगा, यानी 10% हो जाएगा 9 का। तो अगर 99 आता तो 10% की इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर 2 और ज़्यादा आया है तो 0.91% बनेगा, तो 2% और 0.22 समथिंग ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अराउंड जो है, फिर आप अगर देखेंगे कि एक ही टाइम पे 2021 में 2020 की तुलना में जो पारंपरिक जीडीपी थी उसमें तो 10% का इंक्रीज हमको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है या ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रीन जीडीपी में चूंकि हम पर्यावरणीय साधन उपाय अपना रहे हैं तो यहाँ पर 12.22% हमको ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। तो ये कुल मिला के ये बताना चाह रहा था। अब देखिए, अगर कुछ और बातें करें
कि इसको मेजरमेंट के लिए क्या सिस्टम बनाया है ग्लोबल लेवल पे, या भारत में क्या प्रणाली अपनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ ने 2017 में एक NCAVES यानी कि प्राकृतिक पूंजी लेखांकन एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन के लिए ये एक प्रकार का ये एक सिस्टम बनाया था कि हम किस तरीके से जो पर्यावरणीय लागत है उसको लेखांकन में उसको शामिल कर सकते हैं, या ग्रीन जीडीपी वगैरह को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था। अब होता यह है कि ये एडवांस कंट्रीज़ हैं तो ये कोई सिस्टम अपनाती हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं, तो ये कुछ अच्छा सिस्टम रहता है तो वहीं से अपना लेती हैं, ज़रूरत पड़ती है कोई संशोधन भी करती हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, यानी कि मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो वो जो है प्राकृतिक पूंजी लेखांकन में परिस्थिति सेवाओं का मूल्यांकन जो है इसके तहत पर्यावरणीय लेखांकन का संकलन करता है। इसके साथ ही भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हरित लेखांकन के लिए एक परियोजना भी हमारे यहाँ पर स्टार्ट की गई है, ताकि इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित राष्ट्रीय आय लेखाओं के लिए एक ढांचा हम तैयार कर सकें। एक और इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए कहीं पर काम की बन सकती है कि उत्तराखंड ने जो अपने प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि वायु है, जल है, वन है, मृदा है, यानी कि ये चार जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं इनको मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है। असल में इसमें ये क्या करेंगे कि इनकी भी जो है क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से कुछ वैल्यू आंकेंगे और उसको फिर जीडीपी से समायोजित करेंगे। तो ये एक प्रकार से ग्रीन जीडीपी को मेजर करने का एक और नेक्स्ट स्टेप है ये वाला। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जो हमारे एग्जाम में पूछा सकता है। यहाँ पर बात की गई है पर्यावरणीय कुजनेट वक्र की, इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व। ये जो है यहाँ पर जो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये वक्र बना हुआ है या एक कर्व बना हुआ है, यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। एक तरफ ये है पर्यावरणीय निम्नीकरण का स्तर और दूसरी तरफ है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। देखिए तो ये हमको बताता है कि जो आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण स्तर और प्रति व्यक्ति आय के बीच एक सकारात्मक संबंध प्रतीत होता है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि शुरुआती सिस्टम में क्या होता है, कोई भी इकोनॉमीज वगैरह है तो वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे कोल की एनर्जी है, जो भी एनर्जी के साधन है वो अपनाए जाएंगे। तो शुरुआती चरणों में पॉल्यूशन ज़्यादा होगा लेकिन इसका फायदा इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा कि समय के साथ साथ यो है जब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो ये इनकम कम होगी क्योंकि उसको कॉस्ट हमको चुकानी पड़ेगी। तो ये जो है ये वक्र किससे संबंधित है, ईकेसी। तो आप ये देखिए कि इन्वायरमेंट एक प्रकार से पर्यावरण पॉल्यूशन में पर्यावरण में जो क्षरण हो रहा है और प्रति व्यक्ति आय में क्या इंपैक्ट आ रहा है ये उसके आधार पर बताता है। हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वो है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित। यूएनडीपी ने 2021-22 के लिए जो अपना मानव विकास रिपोर्ट जारी की है, इसकी थीम है अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन, परिवर्तनशील विश्व में हमारे भविष्य को आकार देना। इस थीम के साथ यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। तो पहले हम अगर थोड़ी सी मानव विकास की बात करें तो लोगों की स्वतंत्रता और अवसर बढ़ाने, कुल मिला के लोगों की इंडिपेंडेंस बढ़ाने और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए बेहतरी के लिए जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, इसी को हम एक प्रकार से मानव कल्याण की प्रक्रिया के तौर पे परिभाषित कर देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट 1990 के दशक में निकल के आया। और ये जो मानव विकास रिपोर्ट है इसको 3 आयामों में मापा जाता है। पहला है लंबा और स्वस्थ जीवन, यानी कि जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि एज क्या है, और जो जीवन है वो हेल्थ भी बेटर होनी चाहिए, तो जीवन प्रत्याशा आ गया उसमें। दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित एवं औसत वर्ष, कि भाई एक्सपेक्टेड ईयर्स कितने हैं, कि किसी पर्टिकुलर देश में एक्सपेक्टेड ईयर्स कितने हैं और बच्चे वास्तविकता में औसत कितने वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस जो है नेशनल इनकम, जो देखते हैं कि प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है, इसके बेसिस पर यह रिपोर्ट तैयार करी जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, देखिए कुछ इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं जो इस रिपोर्ट के तहत आते हैं। उसमें है असमानता समायोजित एचडीआई, ये जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में औसत उपलब्धि को मापता है। फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये महिलाओं और पुरुषों के लिए एचडीआई मान की गणना करता है। तीसरा है जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, ये लैंगिक असमानता की माप करता है प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में उनकी भूमिका के आधार पर। फिर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमको आगे भी जानकारी मिलेगी, इसलिए हम वहां पर कवर करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है, देखिए क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, यूएनडीपी की रिपोर्ट है जो कि डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में थोड़ी सी कुछ तथ्यात्मक जानकारी दी गई है कि वैश्विक एचडीआई में जो है गिरावट देखने को मिली है 2020-21 के दौरान। भारत का जो स्थान है 191 देशों में 132वें स्थान पर है, और भारत अपने पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका है, चीन है, बांग्लादेश, भूटान, इनसे भी नीचे की स्थिति में है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। फिर जो है, हालांकि एक पॉजिटिव बात यह है कि भारत जो है वैश्विक स्तर की तुलना में पुरुषों महिलाओं के बीच जो मानव विकास अंतराल है वो तेजी से कम कर रहा है। तो ये एक प्रकार से जेंडर इक्वालिटी की ओर तेजी से हम बढ़ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। फिर अगर एचडीआई में यहाँ पर गिरावट की बात करी है तो वैश्विक जो समस्याएं हैं, कोविड-19 महामारी है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो हुआ है, उसके बाद जलवायु संकट है, इन सब की वजह से जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी जो है हमारा स्कोर कम हुआ है। उसकी वजह क्या है कि लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वो हमारी कम हुई है। 69.7 वर्ष से घटकर 67.2 हुई है। देखिए इन सब टॉपिक्स पर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये डेटा आप वहाँ पर भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। फिर भारत में स्कूली शिक्षा के लिए जो अपेक्षित वर्ष हैं वो 11.9 है, और यहाँ पर अभी जो औसत वर्ष बच्चे बिता रहे हैं वो 6.7 है। इसके बाद जो है यहाँ पर 2019 और 2021-19 के दौरान, यानी कि ये 3 वर्षों के दौरान, 2 से 3 वर्षों के दौरान जो परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो हमारी जीडीपी है उसमें, उसके मामले में जो वृद्धि है वो 2% विकासशील देशों में अधिक देखने को मिली है, और भारत की प्रति व्यक्ति आय में तुलनात्मक अवधि में 5% कमी आई है। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी है जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम था तकनीकी सहायता पर संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित कार्यक्रम, वो 1949 में गठित किया गया था, और दूसरा था संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष, स्पेशल एक जो है फंड बनाया गया था जो कि 1958 में स्थापित था। इन दोनों को विलय कर दिया गया और 1965 में यूएनडीपी की स्थापना करी गई। फिर इसको जो सौंपे गए कार्य हैं, तो देखिए जो यूएन के स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं उनके लिए काम करता है प्रॉपरली, जो डेवलपमेंट के लिए प्लान वगैरह होते हैं। तो ये इसके जो कार्य सौंपे गए, इसमें गरीबी को समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बढ़ावा देना, कानून का शासन स्थापित करना और समावेशी संस्थान स्थापित करने में सहायता करना, ये इसके मुख्य काम है। अभी फिलहाल में इसके 170 सदस्य हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। फिर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है ये। ऊपर हमने बात कर ली कि इसका उद्देश्य क्या था। फिर 3 मुख्य क्षेत्र जो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है, और शांति स्थापना करना, जलवायु के लिए अडॉप्टेबिलिटी और उसके लिए लचीलापन अपनाना, इन सब के लिए काम करती है। मानव विकास जो रिपोर्ट है ये यूएनडीपी के द्वारा स्वतंत्र रूप से जारी की जाने वाली एक प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है, याद रखिए वार्षिक रिपोर्ट है। तो ये जानकारी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास फिर से जो न्यूज़ आइटम है, यहाँ पर गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, तो अलग अलग इंडेक्स कौन कौन से हैं, अलग अलग कमेटी की सिफारिश क्या रही है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल्स है और इसकी इन्फॉर्मेशन हम मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे न्यूज़ क्या है, देखिए जो आईएमएफ है और जो वर्ल्ड बैंक है उनसे जुड़े कुछ उनसे जुड़े जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने भारत में निर्धनता संबंधी 2 अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए, मतलब 2 अलग अलग संगठन के लोगों ने। इसके साथ ही यहाँ पर जो है जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसने भारत में असमानता की स्थिति, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया शीर्षक से भी एक रिपोर्ट जारी करी है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाए कि अगर भाई स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये ईएसी पीएम ने जारी करी है। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें बताया गया है कि विश्व बैंक के अकॉर्डिंग जो है, विश्व बैंक के अकॉर्डिंग 2011 में भारत में जो व्यापक स्तर पे जो गरीबी है, यानी कि जो चरम गरीबी है, यानी कि निर्धनता का जो लेवल होता है, लोग वहाँ तक भी नहीं, जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, बिजली पानी, इन चीज़ों से भी वंचित हैं, बिजली पानी, फ्यूल है, खाद्य सुरक्षा, इनसे भी वंचित हैं। तो उसको हम चरम गरीबी के तौर पर परिभाषित कर देते हैं। तो 2011 में जो है 22.5% लोग जो है व्यापक या चरम गरीबी के स्तर पे आ रहे थे, और 2019 में इनका रिकॉर्ड हो गया जो विश्व बैंक के अकॉर्डिंग 10.2, और आईएमएफ इसी ड्यूरेशन में बताता है कि 2011 में 10.8% लोग टोटल पॉपुलेशन के थे और 2019 में 1.3% है, ये बताता है। हमारे सामने देखिए क्या है, हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट जो कम्युनिटीज़ वगैरह हैं या इंडेक्स या रिपोर्ट हैं वो काम की हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम
तो देखिए यहाँ पर अगर हम निर्धनता की बात करें तो भाई निर्धनता को एक ऐसी परिस्थिति के तौर पे परिभाषित किया जा सकता है कि जहाँ पर स्वच्छ पेयजल है, भोजन है, स्वच्छता जैसी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वहाँ पर भी हम जीवन के संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में ना जुटा पाएँ, वो कहलाए जाते हैं। टेक्निकल जो डेफिनेशन है इसकी, तो 2011 में जो वर्ल्ड बैंक है उसने पीपीपी के आधार पे अगर किसी देश में कोई $1.9 के हिसाब से कम कमाता है तो उसको हम जो है उसको पॉवर्टी के तौर पर डिफाइन करते हैं, और जो चरम पॉवर्टी है वो उससे भी नीचे की स्थिति आ जाएगी। हालांकि विश्व बैंक ने ये डेटा जो है बदल दिया है, तो वो हम थोड़ा सा आने वाले टाइम पे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बात आ रही है एक पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर, और दूसरी बात आएगी हमारी जो है एक प्रकार से जो नॉमिनल जो जीडीपी है जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड की जाती है। तो देखिए पीपीपी में क्या होता है कि आप ऐसे मान के चलिए कि जो अमेरिका में है, अमेरिका में कोई व्यक्ति रह रहा, अब जैसे हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ गरीबी रेखा के इस जो डेफिनीशन है वो यहाँ पर काफ़ी संकीर्ण है। जैसे कि अगर आप 2/3 लोग जो हमारे उसमें आते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में आते हैं, या 2 वक्त का राशन नहीं जुटा पा रहे, कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई $500 कमा रहा मंथ के, यानी 40,000 रुपये कमा रहा, तो वो गरीबी रेखा की सीमा में नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका में इतना कमाने वाला जो है गरीबी रेखा की सीमा में आ जाएगा। अब इसकी वजह है, जैसे अमेरिका की अगर मैं पॉवर्टी लाइन की बात करूं तो एवरेज जो यूएस में जो पॉवर्टी लाइन है, यूएस सेंसर जो उनका सेंसस डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग, वहाँ पर $35,000 से अगर कोई एवरेज कोई परिवार अगर कम कमा रहा है साल में, तो वो पॉवर्टी लाइन के अंडर में जाता है। और हमारे यहाँ तो यहाँ पर अगर आप ग्रुप ए की जॉब भी कर लेंगे तो उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। हमारे यहाँ पर आप ग्रुप ए की जॉब करेंगे तो आपको 60, 70, 80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। अब ऐसे सिनेरियो में क्या है, मान के चलो हमारे यहाँ पर $1,000 मिला, तो पीपीपी के आधार में क्या हो जाएगा कि जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर $200 हैं तो हो सकता है $200 में आप एक केक खरीद लें, ठीक है, लेकिन यूएस में पता चले $200 की आपको चाय भी नहीं मिलेगी, कॉफ़ी भी नहीं मिलेगी। तो फिर कहने का मतलब कि आप अगर वहाँ पे अगर चाय कॉफ़ी की कीमत आ रही है $8 और एक केक की कीमत आ रही है वहाँ पर आपको $20 देने पड़ रहे हैं, $50 देने पड़ रहे हैं, तो फिर आप ये मानिए कि हमारे यहाँ पे जो केक है उसकी जो वैल्यूशन है $50 आएगी। तो फिर हम पीपीपी के आधार पे दुनिया की दूसरी जो है सबसे बड़ी जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है। तो ये होता है कुल मिला के कि दोनों जगह पे जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है, आप यहाँ पे कुछ बास्केट रखिए और कुछ वहाँ पे रखिए और उनका एक्चुअल प्राइस देखिए। अभी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इंडिया और यूएस का जो एक्सचेंज रेट है कि $1 बराबर $80, उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन आप दोनों के जो बास्केट ऑफ कमोडिटी रखिए, जो बुनियादी जीवन की जरूरतें होती हैं एक साइड और दूसरी तरफ दोनों का, और फिर दोनों का जैसे कि हमारे यहाँ पर उतनी चीज़ें जितनी मिल रही हैं आप उसका प्राइस यूएस में देखिए, तो फिर हमारी यहाँ की जीडीपी जो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वो बड़ी हो जाएगी। तो इसके बेसिस पे इसको मापा जाता है, बार बार आएगा आगे और मैं अच्छे से आपको विस्तार में बता दूंगा अगर इससे संबंधित आर्टिकल आता है। इसका मतलब ये था। अब देखिए जो निर्धनता के अनुमान के लिए अलग अलग जो दृष्टिकोण, उसमें 3-4 दृष्टिकोण है। तो पहला दृष्टिकोण है बेहतर स्थिति वाला दृष्टिकोण या बेलविंग अप्रोच, एक प्रकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव काफी अप्रोच है जो एरिक एलार्ड द्वारा दिए गए दृष्टिकोण के 3 आयाम पर आधारित है। एक तो भाई संसाधन, पर्याप्त मात्रा पर रिसोर्सेस होने चाहिए। दूसरी बात है कि भाई सामाजिक सोशल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए पर्सन की। और तीसरी बात है कि उसकी आध्यात्मिक और भावनात्मक वेलबींग होनी चाहिए। एक प्रकार से समग्र तौर पर जो है एक बेहतर स्थिति होने का अनुमान करता है। तो इसको हम बोल देते हैं वेलबींग अप्रोच। दूसरा दृष्टिकोण है जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। पहले क्या होता था कि हम जो गरीबी का मापन अपनाते थे तो वहाँ पर हम इनकम और ये देखते थे कि भाई इसकी इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, और दूसरी बात क्या है कि पर कैपिटा जो पर व्यक्ति उपभोग कितना कर रहा है। इसकी तुलना में अमर्त्य सेन ने अलग कॉन्सेप्ट दिया। तो उसी के आधार पर ओईसीडी जो है उसने एक बहुआयामी क्षमता फ्रेमवर्क तैयार किया है जो कि आर्थिक क्षमताएं, मानवीय क्षमताएं, राजनीतिक क्षमताएं, सामाजिक सांस्कृतिक क्षमताएं और सुरक्षा संबंधी क्षमताएं देखता है, और इनके आधार पर वो बताते हैं कि गरीबी है नहीं है। तीसरा एक और दृष्टिकोण है जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हम यानी कि बहु अलग अलग आयामों से देखते हैं कि कोई गरीबी है नहीं है। तो ये जो एमपीआई आता है इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। इसे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएसआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं और 10 इंडेक्स होते हैं। इसके बारे में भी अगर विस्तार से आता है तो हम यहाँ पर देख लेंगे। जो 3 जो डायमेंशन में शिक्षा है उसमें स्कूली शिक्षा है, स्कूल में उपस्थिति के वर्ष काउंट किए जाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो बाल मृत्यु देखी जाती है और मालन्यूट्रिशन का स्तर देखा जाता है, कुपोषण का स्तर क्या है। फिर जीवन स्तर की अगर हम बात करें तो बिजली देखी जाती है कि बिजली की उपलब्धता है कि नहीं है, पेयजल की, स्वच्छता की, आवास की, और जो है फ्यूल की उपलब्धि है, फ्यूल की जो उपलब्धि है उपलब्धता है या नहीं है, और संपत्ति के बारे में संपत्ति है कुछ थोड़ा बहुत या नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है 10 संकेतकों और 3 आयामों में बहुआयामी
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है, जो कि यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड का एक इंडेक्स है। इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आया हो और आने वाले समय में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देखें तो अलग अलग कमेटीज़ के बारे में बताया गया है। हमारे यहाँ पर देखिए जो गरीबी के जो पैमाने हैं उसके लिए अगर रिसेंट जो है, अभी तो सबसे रिसेंट एक नीति आयोग का एक पैमाना है, तो हम पहले कहीं पर भी अगर मेंस में लिख रहे होंगे तो हम अपने कंट्री वाले को पहले प्राथमिकता दे देंगे, या पहले हम उसको प्राथमिकता देंगे कि जो रिसेंट में, सबसे रिसेंट में अगर कोई प्रमाणित रिपोर्ट आई है कोई नीति आयोग वगैरह की, अन्यथा फिर तो हमारे पास जो डेटा होगा हम वही लिख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, तेंदुलकर समिति ने, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसएसओ के आंकड़ों के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। इसमें जो 816 रुपये पर कैपिटा जो है पर मंथ जो व्यक्ति कमाता है गाँव में, और 1000 रुपये पर व्यक्ति जो कमाता है गाँव में, इस शहरों में, तो इससे कम कमाने वाले व्यक्ति को पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत रखा गया कि ये व्यक्ति गरीब है। और इसके आधार पर देश की कुल जो गरीबी रेखा की आबादी जो है 21.9% मापी गई कि इतनी आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे आती। दूसरी एक और समिति है रंग राजन समिति 2014। इसने अपनी जो रिपोर्ट दी है तो वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके द्वारा परिवारों का एक हाउस होल्ड के सर्वे के आधार पे इसने निर्धारित किया, और इसने बताया कि 2011-12 में देश की कुल आबादी का 29.5% हिस्सा जो है गरीबी रेखा में आता है। इसने क्या पैमाने फिक्स किए, तो इसने जो पॉवर्टी लाइन बनाई उसने रूरल इंडिया के लिए 32 रुपये प्रतिदिन, और जो अर्बन इंडिया है, शहरी भारत है, उसके लिए 47 रुपये प्रतिदिन को पैमाना बनाया, और उसके आधार पर बताया कि 29.5% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे है। रिसेंटली हमारे पास जो डेटा है वो नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट, यानी कि जो नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसके आधार पर जो आधार रेखा रिपोर्ट है इसको पैमाना बताया है, और इसके आधार पर मापा गया है कि गरीबी की स्थिति क्या है। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, तो भाई जो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसी का एक प्रकार से इनने सहायता ली, और उसकी जगह 10 की जगह इनने 12 इंडेक्स को अपनाया, और एमपीआई के 10 संकेतक और स्वास्थ्य और जीवन स्तर के 2 नए संकेतक, प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता, इसको भी आधार बनाया, और इस 12 मापदंडों के आधार पर इनने अपनी ये रिपोर्ट तैयार करी। तो इसके आधार पर बताया कि भाई भारत की 25.01 आबादी जो है वो बहुआयामी रूप से गरीबी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आती है। फिर देखिए कुछ पुरानी समिति के नाम हैं, अगर कभी नाम पूछे जाएं तो गरीबी के आकलन के लिए एक अलग समिति बनी थी 1979 में, 1979 में, और एक लकड़ा वाला समिति थी जो 1993 में बनी थी। तो ये जो 2 समितियां हैं ये भी गरीबी के मापन से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने कुछ और इंडेक्स की यहाँ पर बात करी गई है, एक है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है भाई, ये 2 वर्ष में एक बार विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भी जो है गरीबी को एक प्रकार से मापने का कार्य किया। और ये जो पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी है, इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो चरम गरीबी स्तर की जो सीमा है उसको जो है 1.9 जो अमेरिकी डॉलर था उसकी जगह उससे जो है 2.15 अमेरिकी डॉलर को आधार बना दिया कि इतना जो होगा तो हम उसको मानेंगे कि भाई वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में कोई बंदा अगर इससे कम कमा रहा। और दूसरी बात की जो गरीबी रेखा की डेफिनेशन है उसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 6.85 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से जीवन यापन करने वाली आबादी को इसमें इन लोगों ने गरीबी रेखा मापा है। फिर दूसरी ओर हमारी ओर है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है ये सूचकांक ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस ने और डेवलपमेंट फाइनेंस ने मिलकर तैयार किया हुआ है। इसमें भारत का स्थान 123वां है। बस ये देख लेना कि भाई किसने जारी किया है, अपना काम हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ इंडेक्स और पहले हैं, हम इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए देखने वाली बात यह है कि अगर कुछ पहली बात तो ये इंडेक्स या रिपोर्ट किसने जारी करी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तो पहला हमारे सामने जो है ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021, इसको विश्व बैंक ने जारी किया है। और विश्व बैंक की जो ग्लोबल फाइनेंस डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रिजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19। तो इस सब में जो है एक प्रकार से इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को आधार बनाया है, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह को आधार बनाया है, और विश्व बैंक ने ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जारी किया। बस इतनी सी बात हो गई। फिर इसके बाद फिनक्लूजन, ये किसने जारी किया भाई फिनक्लूजन? फिनक्लूजन यानी कि इसका अगर आप तोड़ेंगे इसका तो हो जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो सबसे पहले हम इंडिया पोस्ट पेमेंट की बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 2018 में लॉन्च किया गया था। एक प्रकार से जो पारंपरिक जो हमारे जो ट्रेडिशनल पोस्ट ऑफिस है उसके मॉडर्नाइजेशन का एक प्रोग्राम था, उसको एक प्रकार से डिजिटलाइज करने का और उसमें अच्छी फैसिलिटी देने का। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 2018 में स्टार्ट किया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ
पोस्ट है, डाक विभाग है, ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। तो इसने इसको लॉन्च किया था और इसमें जो हिस्सेदारी है, जिसमें 100% इसकी जो स्वामित्व है, इसका जो मालिकाना हक है, वो सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है। तो ये जो फिनक्लूजन इनने शुभारंभ किया है, ये आईपीपीबी ने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, इसमें ये क्या करते हैं, तो ये वित्तीय समावेशन के समाधानों के लिए जो इससे जुड़े स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उसके साथ ये सहयोग करते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसका और जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है फिनक्लूजन, जो कि आईपीपीबी की एक पहल है। आईपीपीबी ने क्या किया है, स्टार्टअप के साथ मिलकर वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए एक ये स्थायी प्लेटफॉर्म एक प्रकार का होगा फिनक्लूजन। फिर नेक्स्ट जो इंडेक्स है हमारे सामने, वो यहाँ पर वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी कि फाइनेंशियल इंडेक्स के बारे में है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो देखिए ये जो इंडेक्स है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो न केवल बैंकिंग बल्कि निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र के सभी जो है विवरण को शामिल करके एक प्रकार से इस इंडेक्स का निर्माण करता है। और देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एक्सपांसन हो रहा, वित्तीय समावेशन का जो विस्तार हो रहा, उसके बारे में हमको बताता है। इसमें एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी जैसे 3 मापदंडों के आधार पर 97 संकेतकों को शामिल किया जाता है। इसके लिए कोई बेस ईयर नहीं बनाया गया है और बाकी ये हर साल जारी किया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो समृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कुछ और अवधारणाएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा सकते हैं, और ऐसी टर्मिनोलॉजी को लेके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है अक्सर, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए एक नया शब्द हमारे सामने आया है, ग्लास क्लिफ। आपने ग्लास सीलिंग का नाम सुना होगा कि महिलाओं को क्या होता है, कंपनियों में एक प्रकार से एक लेवल के बाद आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जाता, वो दिखती नहीं है सीमा, लेकिन एक प्रकार की ग्लास सीलिंग जैसी स्थिति होती है। उसी की एक विपरीत टर्म है ग्लास क्लिफ करके एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जब ऐसा पता रहता है कि भाई अर्थव्यवस्था भी जो है, अर्थव्यवस्था में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होने वाले हैं, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, तो ऐसे समय में क्या है, महिलाओं को जो है उच्च पदों पर तैनात कर दिया जाता है, ताकि जब वो हम उस काम से विफल हों तो हम उसकी जिम्मेदारी महिलाओं पर फोड़ दिया है। अगर आप गांव में देखें, घरों में देखेंगे, अक्सर हमारे जो पारंपरिक भारतीय समाज है वहाँ पर ऐसा एटीट्यूड होता है कि जब गलती हो जाती है तो वो महिलाओं पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, बहनों में, बेटियों पर, इस तरीके। तो ये जो मानसिकता है एक प्रकार से जो दकियानूसी मानसिकता है, तो इसी का परिणाम है एक प्रकार से ग्लास क्लिफ। तो जब ऐसा संकट का समय आता है तो उनको नेतृत्व के लिए उनको नेतृत्व सौंप दिया जाता है, बड़े पदों में बैठा दिया जाता है, ताकि अब असफल हों जब तो उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थोप दें। इसके साथ ही अगर जो और भी जो समाज के वंचित समूह हैं, अल्पसंख्यक हैं या हाशियों पर रह रहे समूह हैं, उनको साथ भी अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उसको हम ग्लास क्लिफ बोल देते हैं। नेक्स्ट जो एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, तकनीकी मंदी, टेक्निकल रिसेशन। तो एक चीज़ होती है रिसेशन, और ये बात की जा रही है यहाँ पर तकनीकी रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन। तो देखिए जो टेक्निकल रिसेशन है, अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन में लगातार 2 तिमाहियों में अगर गिरावट हो तो हम उसको एक प्रकार से टेक्निकल रिसेशन बोल देते हैं। इससे किसी भी अर्थव्यवस्था, हमको वास्तविक जीडीपी में आए लगातार संकुचन को पता चलता है कि कितनी जीडीपी संकुचित हो रही है। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई अकस्मात जैसी घटना हो, जैसे कोविड-19 महामारी है, लॉकडाउन वगैरह लगाया गया, तो उसके कारण हमको ये देखने को मिलता है। लेकिन जो टेक्निकल रिसेशन होता है इसकी अवधि छोटी होती है, और जो हमारा जो मंदी, वास्तव में जो मंदी होती है, वो आर्थिक गतिविधियों पर उसका जो है व्यापक प्रभाव होता है, ठीक है। और जो वो वाली जो मंदी होती है जो लंबे टाइम के लिए आती है, उसका व्यापक प्रभाव होता है। साथ ही वो रोजगार है, उत्पादन के अलग फैक्टर हैं, दूसरे फैक्टर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, इनकम जो परचेसिंग, जो लोगों की कंजप्शन पावर है, एक प्रकार से वो सभी चीज़ों में प्रभाव देखने को मिलता है। फिर एक और जो हमारे सामने टर्मिनोलॉजी है वो है डूम लूप। नाम से ही पता चलता है कि भाई ये कुछ ना कुछ कमी वाली बात करी जा रही है, डूम लूप की बात करी जा रही है। तो ये एक प्रकार से लूम जो है एक वल्नरेबिलिटी को बताता है, एक प्रकार की सुविधता को बताता है। अर्थशास्त्रियों ने यूरोप डूम लूप की ओर बढ़ रहा है, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यूरोप जो है डूम लूप की ओर बढ़ रहा है। अब ये है क्या, अब देखिए बैंकों के द्वारा जो रिजर्व बैंक के लिए रखे गए जो सॉवरन बॉन्ड्स के परिणाम स्वरूप जो है, ठीक है, अगर इस बैंकों के द्वारा जो है रिजर्व बैंक्स वगैरह में जो सॉवरन बॉन्ड्स वगैरह रखे जाते हैं, उनकी कीमतों में अस्थिरता से किसी देश की बैंकिंग प्रणाली में जो प्रभावित हो सकती है, ये उसी सिचुएशन को एक प्रकार से कह दिया जाता है डूम लूप की सिचुएशन। क्योंकि इसमें जो है, जैसे कि मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दूं, इसका सबसे बेटर एग्जांपल कि अभी क्या है कि अलग अलग जो वैश्विक घटनाक्रम चल रहा, रसिया यूक्रेन वार चल रहा, उसके पहले जो है संरक्षणवाद चल रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप थे, फिर उसके बाद कोविड-19 महामारी, और फिर अब रसिया यूक्रेन वार। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि यूएस वगैरह में जो है फिर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा, तो बैंकों ने एकदम से क्या किया, रिजर्व बैंक है जैसे फेडरल रिजर्व बैंक है यूएस की, तो उसने इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी। तो पहले क्या था, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक है जो अमेरिका का बैंक जो है फेल हो गया, और उसके ऊपर भारत के स्टार्टअप के बोला कि बहुत सारा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट था या उससे फ़ायदा मिलता था जो संकट में है। तो वो सिलिकॉन वैली बैंक का क्या था कि जब वो घाटे में चल रहे थे तो उनने क्या किया
कि जो भी पैसा उनके पास जमा हुआ कोविड के टाइम पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर को ज़्यादातर जो है जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको फंड्स वगैरह मुहैया कराते थे, उनके पास बहुत सारे फंड्स थे तो उनने जमा किए। तो उस पैसे को वो क्या करते, उनने जो है बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किए। अब पहले 1-2% रिटर्न मिलता था क्योंकि यूएस में ब्याज दरें काफ़ी कम थी, तो वो एक प्रकार का सुरक्षित निवेश माना जाता है कि भाई सरकारी बॉन्ड्स हैं, डूबने तो वो है नहीं, और इंटरेस्ट रेट भी अपन को मिलता रहेगा, तो कुछ ना कुछ कमाई तो होती रहेगी। अब है क्या कि ब्याज दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जब ब्याज दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों ने क्या है, मतलब लोगों में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, उसकी वजह से लोग बेचना चालू कर देंगे। जब बेचना चालू किया तो अब उनको रिटर्न जो काफ़ी नुकसान हो गया। तो ऐसा जब उन्होंने बेचा तो करीब $1.8 बिलियन का करीब सिलिकॉन वैली बैंक को लॉस हो गया, यानी कि ये बहुत बड़ा लॉस है। तो इसकी वजह से बैंक ही फेल हो गया। तो एक प्रकार से इसी टाइप की सिचुएशन है जो है डूम लूप कहलाई जाती है। इसके बाद देखिए एक और जो हमारे सामने टर्मिनोलॉजी है वो है क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में। अब भाई ये क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में हमने देख लिया, ब्लू इकोनॉमी के बारे में देख लिया, क्रिएटिव इकोनॉमी क्या चीज़ आ गई। देखिए आज के टाइम पे क्या है कि जो इमेजेस हैं, अगर आप दुनिया भर में देखेंगे, जो पिक्चर्स हैं, अलग अलग टाइप की म्यूजिक्स हैं, लेसन्स हैं और प्रतीकों के माध्यम से, कुल मिलाकर डिजिटल इकोनॉमी में क्रिएटिविटी का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, पिक्चर्स वगैरह, तो इनका बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। तो इन सब के जो सम्मिश्रण से जो अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है वो एक प्रकार से उसी को हम जो है क्रिएटिव इकोनॉमी के तौर पर संदर्भित कर देते हैं। और ये संस्कृति है, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी के बीच में समन्वय को दर्शाता है। अगर हम यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था में कला और शिल्प है, ऑडियो वीडियो कला है, डिज़ाइन है। ये इसकी वजह से 2019 में भारत के निर्यात में $121 बिलियन की मूल और वस्तुओं सेवाओं के निर्यात के रूप में योगदान दिया था। कुल मिला के क्या है, देखिए बहुत स्कोप होता है। आप इंस्टाग्राम में कुछ बना के शेयर कर रहे हैं, या दूसरी चीज़ जैसे मान के लीजिए कि हमारे यहाँ पे वेब सीरीज बन रही हैं, मूवियाँ बन रही हैं, बाहुबली का एग्जांपल ही ले लीजिए, तो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये एक प्रकार से क्रिएटिव इकोनॉमी का हिस्सा आ गया कि आप अपने डिजिटल मोड्स को यूज़ करके, या डिजिटल मोड्स को आप यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, आप क्या है जो मान लो पारंपरिक जो पेंटिंग बनाने का स्टाइल था, आप पेंटिंग्स वगैरह बना रहे थे, या कुछ और आपकी ऐसी क्रिएटिव आर्ट्स थी, तो बल्कि आप आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आप और ज़्यादा उसको जो है इकोनॉमिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका जो आ जाता है क्रिएटिव इकोनॉमी आ जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा सकता है कि भाई क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब क्या है, और आपको एक लाइन में बताना रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो ट्विन सिटी डेवलपमेंट की बात करी गई है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ ये है कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वर्ल्ड ड्रग पार्क है, ट्विन सिटी डेवलपमेंट आदि इत्यादि की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ट्विन सिटी डेवलपमेंट में होता क्या है भाई कि मौजूदा जो शहर हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना और वो थीम बेस्ड टाउनशिप का डेवलपमेंट करना। साथ ही ऐसी ये टाउनशिप हैं जो सुरक्षित होंगी, सिक्योर होंगी, कुशल होंगी, स्किल्स बेस्ड होंगी, स्वच्छ होंगी, क्लीन होंगी और हरित होंगी, ग्रीन होंगी। तो ये अगर ये पूरे मॉडल को अपनाया जाए तो वो कहलाया जाता है ट्विन सिटी डेवलपमेंट। बस इतने ही अपने को कर लेना है। अगर आता है कहीं पर एक लाइन मिलाने के लिए तो अपन ऐसा कर लेंगे। फिर अर्बन 20 प्रोग्राम के बारे में, नाम ही है अर्बन 20, जो संबंधित है कि G20 से हो सकता है। तो भारत ने क्या है कि इस साल है जो G20 की अध्यक्षता करी थी, और G20 की अध्यक्षता में जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है इसने अर्बन 20 कार्यक्रम जो है आयोजित किया था। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भाई जो अलग अलग शहरी विकास से जुड़े जो मुद्दे हैं उसके ऊपर एक प्रकार से सामूहिक चर्चा की जाए और सामूहिक जो समाधान की ओर हमको आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक प्रकार को लेके एक प्रकार से हाउसिंग और अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसका एक आयोजन था, और G20 के तत्वाधान में एक प्रकार से G20 की जो हमारी मीटिंग हो रही थी उसके उस देशों के साथ मिलकर एक प्रकार से इसे आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच लाभकारी संवाद को सुगम बनाना, इस प्रकार का उसका उद्देश्य ये था कि भाई दूसरे देशों के भी लोग आ रहे हैं, उनके बीच भी हम साझा करें कुछ और बेहतर चीज़ें अर्बन डेवलपमेंट के लिए निकल के आए। तो ये बात थी। नेक्स्ट जो हमारे सामने टर्मिनोलॉजी है वो ट्विन ट्रांजिशन से संबंधित है। देखिए ये शब्द आपको ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द पे क्वेश्चन जो है एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ट्विन ट्रांजिशन की बात करी गई है, अभी हमने ट्विन सिटी डेवलपमेंट की बात करी थी। ट्विन ट्रांजिशन क्या है, देखिए एक आज के टाइम पे हम चर्चा कर रहे हैं, एक तो हमारे डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पर जो फिजिकल इकोनॉमी हुआ करती थी वो डिजिटल इकोनॉमी कन्वर्ट हो रही है, ना हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर में। तो ये जो ट्विन ट्रांजिशन की बात करता है ये बोलता है कि भाई जो डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ हैं, डिजिटल दृष्टिकोण है और संधारिता, ये दोनों को अलग अलग नहीं करता बल्कि दोनों को एक दूसरे से समायोजित करता है, एक दूसरे को साथ बोलता है, और बोलता है कि दक्षता और उत्पादकता के मामले में बड़े लाभों के अवसर प्रकट करने के लिए उन्हें आपस में जोड़ने की बात करता है। इसका उद्देश्य ये है कि भाई हमारा जो ट्रांजिशन का फेज़ है ना उसमें हम डिजिटली भी और सस्टेनेबिलिटी भी एक साथ इनको लेके आगे बढ़ सकते हैं। यही जो कॉन्सेप्ट है वो ट्विन ट्रांजिशन से संबंधित है। और जो चौथी औद्योगिक क्रांति है ना कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा एनालिसिस है और रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों को मिला जुला के जो 2000 के बाद जो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है उससे उत्पन्न हुए
उसके कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके कारण ये ट्विन ट्रांजिशन की स्थिति को यहाँ पर रेखांकित किया गया है या ट्विन ट्रांजिशन जैसा कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। फिर हमारे सामने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए जो द इकोनॉमिस्ट ग्रुप है उसकी जो रिसर्च विंग है, अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये उसके द्वारा जारी किया जाता है। बस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, हमने इतना देख लिया काफ़ी। अब बताने के लिए तो बहुत कुछ है कि इतनी रैंक है इतनी रैंक है, सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है और सब उसके बाद सिंगापुर, ये सब अब ये गैस कर लेंगे। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ भी गए ना तो आपको ये तरीका सीखना होगा, ना कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हर चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। ये एक प्रकार से आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कैसे? जैसे कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 में यूएन की क्रेडेंशियल कमेटी इस संदर्भित। अब हो सकता है किसी ने तैयार किया हो, नहीं किया हो, वहाँ पर ने एक प्रकार का एक दूसरा स्टेटमेंट दे दिया था कि इसकी मीटिंग जो है हर वर्ष मार्च, अप्रैल, जून ऐसे कुछ करके आयोजित करी जाती है। ठीक है, हालांकि ऊपर नीचे ऊपर जो है उसने सुपरविजन की बात करी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, और नीचे बोला कि असेसमेंट रिपोर्ट वगैरह जो देते हैं तो सभी कंट्रीज़ की जो है यूएन जनरल असेंबली को, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था तो हम आंसर निकाल लेते उससे। लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट तो एक प्रकार से उन लोगों ने कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया था, जिसका हमको कोई मीनिंग नहीं था। अगर हम वैसी चीज़ें तैयार करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो हमको उनको इंटेलिजेंटली सॉल्व करना सीखना होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विकसित देश बनाने के लिए पंचप्रण की बात करी है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड राष्ट्र बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पंचप्रण का आह्वान किया था। तो सबसे पहले तो पंचप्रण की बात कर लेते हैं कि भाई ये पंचप्रण ही क्या है। तो पहला प्रण जो है वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा जो प्रण है वो औपनिवेशिक सोच है जो हमारे यहाँ पर, उस सोच को समाप्त करना है। कई बार अगर अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई हमारे यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी इंपीरियल माइंडसेट के साथ चल रही है। तो हमारे यहाँ पे एक प्रकार की ये सोच है, एक प्रकार से हिंदी के प्रति या हमारी अपनी जो देशीय भाषाएं हैं, संस्कृति के प्रति हीनता की भावनाएं हैं, इसको पूरी तरीके से हमको मुक्त होने की ज़रूरत है। यानी कि औपनिवेशिक जो सोच हमारे ऊपर निर्मित करी गई थी कि हम हीन भावना से ग्रसित हो जाएं, इससे मुक्त होना है। तीसरा जो प्रण है वो अपनी जड़ों और अपनी मूल संस्कृति पर गर्व करने संबंधित है। चौथा जो मूल प्रण है वो एकत्व की भावना को बढ़ावा देने की बात करता है। और पांचवा जो प्रण है वो नागरिकों के कर्तव्य निर्वहन की भावना को लाना, कि भाई सिटीजन्स जो हैं वो यहाँ पर कर्तव्यों की ओर भी ध्यान दें, अधिकारों बस से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो यूनाइटेड नेशन जो हमारे सिस्टम है, इसने अर्थव्यवस्थाओं को 3 उसमें वर्गीकृत किया है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं, संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, और तीसरी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। भारत की वर्तमान जो स्थिति है, तो भारत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अनुसार अभी निम्न मध्यम आय वाले देशों में आता है। और भारत का मानव विकास जो सूचकांक है वो भी काफ़ी कम है, और पर कैपिटा इनकम भी अभी हमारी काफ़ी कम है। अभी अगर हम सकल घरेलू उत्पाद और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देखें तो निरपेक्ष स्तर पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाता है पीपीपी के आधार पे। हालांकि पीपीपी के आधार पे भी आप देख लो और ऐसे भी जीडीपी के आधार पे भी देख लो, तो ऐसे में 5वां 6वां नंबर आता रहता है और तीसरा नंबर यहाँ पर भी। तो हैं तो हम बड़े, लेकिन अभी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमको पर कैपिटा जो इनकम है और डेवलपमेंट का लेवल बढ़ाना है, इसलिए हमको एक डेवलप कंट्रीज बनने की ज़रूरत है, कंट्री बनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारे सामने फंड है, देखिए ये फंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो फंड है वो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड। तो भाई इसको किस पर्पज से बनाया गया हो, किसने बनाया है? तो इसका उद्देश्य है कि कोई भी महामारी आती है तो उसकी रोकथाम के लिए, तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए और प्रतिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, और आर का मतलब रिएक्शन के लिए। इसके लिए हमको तैयार होना, इसके लिए फाइनेंशियली इंटरमीडिएट फंड बनाया गया है। किसने बनाया है? भारत सहित कई और अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर इसमें एक प्रकार से उन्हें वित्तीय जो अपनी प्रतिबद्धताएं हैं कि हम इसमें कुछ फंड वगैरह देंगे, इसके माध्यम से बनाया गया है। और इसको कौन देख रेख करेगा, कौन इसको होस्ट कर रहा है? तो भाई इसकी मेजबानी जो है विश्व बैंक द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से की जाएगी। ठीक है, तो इसका काम क्या रहेगा? राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जो अंतराल है वो दूर करेगा, और प्रकार से इस प्रकार की कोई और महामारी आ जाती है तो उससे लड़ने में सहायता करेगा। FIF जो है पशुजन, यानी कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड जो है वो पशुजन बीमारियां हैं जो पशुओं से इंसानों में आती, जेनेटिक बीमारियां हैं, प्रयोगशालाएं हैं, आपातकालीन संचार इत्यादि, इन सब की क्षमताओं निर्माण में सहायता देगा। तो हमने ये देख लिया कि कौन निर्माण करता है, इसका उद्देश्य क्या है, हो गया काम। फिर नेक्स्ट हमारे सामने एक और हम आर्टिकल यहाँ पे कवर करते हैं, राजकोषीय नीति के बारे में, फिजिकल पॉलिसी के बारे में, सरकारी वित्त की स्थिति के बारे में है। और पहला ये आर्टिकल है चालू खाता घाटा, क्वेश्चन बराबर से यहाँ पर से पूछा जा सकता है। तो देखिए किसी भी एक देश के बीच में उसका दुनिया भर के जो अन्य देशों के साथ जो भी लेन देन होता है उसके जो रिकॉर्ड को रखा जाता है उसी को हम बोल देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि
यानी कि भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजीगत खाता। चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट और पूंजीगत खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। तो जो चालू खाता होता है उसमें भी दो कंपोनेंट शामिल होते हैं। एक कंपोनेंट होता है विजुअल, दृश्य वाला, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, जो व्यापार का लेन देन होता है वस्तुओं का, जैसे कि कच्चा तेल का आयात है, कारों का है, मोबाइल है, इन सब चीज़ों का आयात निर्यात जो होता है वस्तुओं का, उसको हम विजुअल कंपोनेंट में रखते हैं। जो इनविजुअल कंपोनेंट है जो हमको दिखाई नहीं देता, जैसे कि जो सर्विसेज का ट्रेड है। फिर इनकम की बात करी जा रही है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई प्रॉफिट यहाँ पे आया है, प्रॉफिट बाहर भेजा गया किसी कंपनी के द्वारा। फिर हमारे यहाँ पर अगर कोई ब्याज आया है, वापस के तौर पे ब्याज भेजा गया है। और लाभांश वगैरह अगर हमारे यहाँ पे आया है, या ज़्यादातर क्या है, जो यूरोप की कंपनियाँ हैं या अमेरिका की जो कंपनियाँ ज़्यादा, वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके रखती हैं अच्छा खासा, तो लाभांश के तौर पर वहाँ पर काफ़ी सारा पैसा जाता है। तो यहाँ पर जो सर्विस में हम पॉजिटिव में हैं, जो हमारा विजुअल सेगमेंट है वहाँ पर ज़्यादातर हम जो ज़्यादातर समय रहते हैं नेगेटिव में रहते हैं। इनकम के मामले में भी नेगेटिव में है, और जो ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे हम पॉजिटिव में। यहाँ पे विप्रेशन शामिल है, रेमिटेंस के तौर पे, क्योंकि भारत में अच्छा खासा पैसा आता है। दान के तौर पे, डोनेशन के तौर पे, फंड के तौर पे जो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंड आते हैं, और उपहार यानी कि गिफ्ट के तौर पे जो पैसा या ग्रांट्स के तौर पे जो पैसा भेजा जाता है। दूसरा कंपोनेंट है पूंजीगत खाता का। पूंजीगत खाता यानी कि उसमें निवेश शामिल है, इन्वेस्टमेंट शामिल है, एफडीआई और एफआईआई। अब एफडीआई और एफआईआई के बारे में हमने बहुत अच्छे से पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है, तो आप जाके वो मंथली वाला वीडियो देख लें। उसके बाद जो है ऋण की बात करी गई है कि सरकारी ऋण है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, यानी कि जो कंपनियां यहाँ पर उधार लेती है, सरकार जो उधार लेती है, ये वाला कंपोनेंट है। और तीसरा कंपोनेंट है एनआरआई के जो बैंक खाते वगैरह हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, तो इसके माध्यम से आप कोई ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें कि पिछले एक दशक में लगभग देखें 2013 से लेकर 22 तक, तो अगर आप यहाँ पर सीएडी की बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारे यहाँ पर अब देखिए क्या होता है कि दुनिया भर से हम वस्तुओं को ज़्यादातर जो है हमारा जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम का अच्छा खासा हम आयात करते हैं, 6-7-8 लाख करोड़ रुपए करीब हम इसमें हमको भुगतान करना होता है। तो इसकी वजह से हमारा हमेशा जो है करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है। लेकिन अगर पिछले हमें एक दशक की बात करें तो ये निरंतर घटता बढ़ता रहा है। अगर एक स्टेटमेंट आ जाए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले एक दशक में निरंतर कम हुआ है या बढ़ा है, तो वो बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। कुछ और तथ्यात्मक जानकारी की बात करें मैगजीन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा वस्तुओं में व्यापार घाटा है 2021-22 में 192 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इसकी वजह से भारत में चालू खाते घाटे का ये मुख्य कारण है। फिर दूसरा, भारत का जो सर्विस सेवा क्षेत्र जो व्यापार की बात करी ये हमेशा सरप्लस में रहता है। वित्त वर्ष 2021-22 में 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है हमको यहाँ पर हम सरप्लस में थे, यानी कि हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इसमें ज़्यादा कर रहे हैं, इतना सरप्लस में है। इसके बाद भारत दुनिया में सर्वाधिक जो विप्रेषण रेमिटेंस के तौर पर जो पैसा आता है, हमारे लोग यहाँ से गए हैं अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ही लोग हैं शायद नहीं, तो इसमें से करीब जो पैसा आता है ये भी अच्छा खासा अमाउंट आता है, 87 बिलियन डॉलर भारत सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला देश है। इसके बाद जो है पिछले कुछ वर्षों में कुछ तिमाही में ऐसा भी हुआ कि जो चालू खाता करंट अकाउंट डेफिसिट रहा वो अधिशेष की स्थिति में। ऐसा इसलिए हुआ कि भाई ये महामारी कारण हमने इंपोर्ट कम किया, ठीक है, क्रूड ऑयल वगैरह इकोनॉमी तो चल नहीं रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जारी था, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट वगैरह था, तो इसकी वजह से, और हमने वस्तुओं का जो है इंपोर्ट किया नहीं, तो इसकी वजह से कुछ जगह सरप्लस भी देखने को मिला। अब यहाँ पर इससे जुड़े खतरों की बात करें, इससे कारण की बात करूँ, इसके बाद लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं वो देखें। तो पहली बात हम करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के कारण के बारे में। तो भाई हमारे यहाँ पर घरेलू मांग है, उपभोक्ता व्यय में वृद्धि है, क्योंकि परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ रही है, लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। अब चाइना वगैरह ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो मोबाइल मार्केट है उसमें चाइना का कब्जा है, तो हम उसकी वजह से इंपोर्ट हमारा ज़्यादा हो जाता है। फिर ऊर्जा आयात में वृद्धि हो रही है। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो एक डेवलपिंग कंट्री है और एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होती हैं, तो भाई उसके लिए हमको क्या चाहिए, बगैर जो है फ्यूल चाहिए, क्योंकि बगैर फ्यूल के तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी इकोनॉमी रन कर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है हमारी इंपोर्ट ज़रूरतें ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होता है। फिर प्रतिस्पर्धात्मक रहित निर्यात है, कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर ले रही हैं, जैसे जूटी के मामले में कर लें तो बांग्लादेश हमको चुनौती दे रहा है एक प्रकार से। उसके बाद हम कहें वस्तुओं, और हमारा जो है जैसे राइस आइस के मामले में वियतनाम जैसे देशों से भी अच्छा खासा टक्कर रहता है, और भी निर्यातों के मामलों में ये जो ईस्ट एशियन छोटे छोटे कंट्री हैं या चाइना वगैरह से, तो उसकी तुलना में हमारे निर्यात जो हैं वो दूसरे देशों के मामले में उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। फिर कई जगह जैसे अभी रसिया और इंडिया के केस में क्या हो रहा है कि रसिया में हमारे यहाँ पर क्या है कि अब हम वहाँ से चलो हम रुपए में लेन देन करेंगे, लेकिन अब हमारे यहाँ पर हम ऐसी चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं जो हम रसिया को एक्सपोर्ट करें, तो ये समस्या है। वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में वृद्धि भी हो रही है, ये वजह है। फिर से खतरे ये होते हैं कि भाई अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है ना, तो एफआईआई जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, वो अपना पैसा निकालने का डर बना रहता है, और उन्होंने पिछले साल भर में बहुत अच्छा खासा अमाउंट निकाला है। अब वो और भी दूसरी नीतियों की वजह से भी है। फिर दूसरी
बात है कि विनिमय दर में स्थिरता रहती है, क्योंकि जैसे जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट होता जाएगा तो रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में कमज़ोर, रुपए जो है डॉलर की तुलना में और कमज़ोर होता जाएगा। अगर $1 बराबर 70 था तो ये विनिमय दर में वो सीएडी की वजह से हो सकता है और ₹80 हमको $1 की वजह 80 और देने पड़े, मतलब 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, तो ये रहता है। फिर मुद्रास्फीति का भी जोखिम रहता है कि भाई इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि चीज़ें फिर हमको महंगी मिलेंगी, और भुगतान असंतुलन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का संकट भी रहता है अगर ये ज़्यादा बड़ा क्राइसिस बन जाए तो। इसके बाद जो है जैसे कि 90 के दशक में हमारे सामने एक क्राइसिस सामना फेस करना पड़ा था, और वर्तमान में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी ये स्थिति का सामना कर रहे हैं। फिर आवश्यक कार्रवाई हम क्या कर सकते हैं, तो भाई घरेलू उत्पादन में वृद्धि करें, कि भाई जो भी सेक्टर है सब में हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। सरकार ने बहुत सारे उपाय किए भी हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव में हैं, एक एक जिले पे भी फोकस करने का काम किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीमें हैं। फिर गैर अनिवार्य आयातों पर रोक लगाई जाए, कि ऐसे सेक्टर देखे जाएं कि जहां पर हम खुद चीज़ें बना सकते हैं उनको कम किया जाए। निवेशकों का विश्वास हासिल किया जाए, जो इन्वेस्टर हैं उनका विश्वास हासिल किया जाए, और हमारे यहीं पर ही चीज़ें मैन्युफैक्चर करी जाएँ। फिर राजकोषीय समेकन का मार्ग अपनाया जाए, कि सरकार जो है अननेसेसरी पैसा खर्च ना करे, वो काफ़ी उसको योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाए। तो देखिए ये था हमारा पहला पार्ट इकोनॉमी का। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो आप अपने साथियों के साथ, किसी और लोगों के साथ भी जो तैयारी करें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइव कर इसको लाइक कर सकते हैं, और कमेंट वगैरह में अगर कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट है तो यहाँ पर नीचे गूगल फॉर्म होता है, तो आप वहाँ पर लिख के मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।